फ्रेंड्स, आज का ये केस बहुत ज़्यादा अनोखा है। अनोखा इसलिए कि एक पत्नी होती है और वो अपने पति को मारकर जितनी ज़्यादा चतुराई से लाश को ठिकाने लगाती है, उतनी ही जल्दी पुलिस उसके दरवाजे तक पहुंच जाती है और उसे धर दबोचती है। बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद महज 6 घंटों के अंदर अंदर पुलिस उसके दरवाजे पर होती है। कत्ल की वजह जो है वो बहुत ज़्यादा ही शर्मनाक है। उसने अपने ही भांजे के इश्क में गिरफ्तार होकर अपने पति को ही मौत के घाट उतार दिया, जो कि निंदनीय है। तो चलिए आज के इस केस पर हम रोशनी डालते हैं। ये कहानी है रज़िया की। रज़िया जो कि बीवी है नौशाद की, और ये लोग यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। लेकिन चूंकि नौशाद को अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देनी थी, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें किसी चीज़ के लिए किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, तो इसके लिए उसने दुबई का रुख किया। और काफ़ी सालों से वो वहाँ पे एक प्राइवेट सेक्टर में कामगार था और साल में एक दफ़ा 10 या 15 रोज़ के लिए घर पर आया करता था। अब क्योंकि वो काफ़ी सालों से दुबई में कमा रहा था, तो उसने गाँव के बाहर ही एक अच्छा सा और बड़ा सा मकान बनवा रखा था, जिसमें उसकी बीवी, उसकी एक 8 साल की बेटी और उसके पिता भी रहते थे। इस तरह से उनकी जिंदगी की गाड़ी खुशी खुशी चल रही थी। अब बात करते हैं उनकी शादी पर। उनकी शादी आखिर हुई कैसे थी? तो इनकी शादी कोई अरेंज मैरिज नहीं थी, बल्कि ये लव मैरिज थी। रज़िया और नौशाद की आपस में रिश्तेदारी थी, तो जब भी शादी वगैरह की दावत होती थी तो दोनों ही घराने के लोग इन्वाइटेड होते थे और ये लोग मिला करते थे। और इस तरह से मुलाकातों का सिलसिला प्यार में बदल गया। फिर उन लोगों ने अपने अपने घर वालों को बताया कि वो शादी करना चाहते हैं। घर वाले राजी नहीं होते हैं कि क्या तुम लोगों ने रिश्ता को खिचड़ी बनाने का सोचा हुआ है। लेकिन ये लोग फिर भी ज़बरदस्ती करते हैं और राजी ना होने पर ये लोग घर वालों के खिलाफ जाकर 2014 में शादी कर लेते हैं। रज़िया रहने वाली थी बलिया की, लेकिन शादी के बाद वो नौशाद के घर देवरिया ज़िले में शिफ्ट हो जाती है। अब नौशाद के सर पर बीवी की जिम्मेदारी आती है। ये लोग 3 भाई थे, दिलशाद, नौशाद और मंसूर, और उनकी एक बहन भी थी जिसकी शादी उसी गांव में हो रखी थी। दिलशाद बाहर गांव में कामगार था और मंसूर गांव में ही कामकाज किया करता था। अब नौशाद को भी घर चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, तो ये किसी न किसी तरह जुगाड़ बिठाकर 2015 में दुबई चला जाता है और फिर हर साल 10-15 दिनों के लिए घर आया करता था। इसी दौरान वो अपने बहन के लड़के रोमान को कहता है कि तुम अपनी मामी के लिए छोटी मोटी चीज़ें ला दिया करना, क्योंकि वो घर में अकेली होती थी तो ये घर की चीज़ें ला दिया करता था। उस वक्त रोमान थोड़ा छोटा था, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। इन लोगों के एज गैप्स मीन्स रोमान और उसकी मामी के दरमियान जो एज गैप है वो तकरीबन 9 सालों का था। धीरे धीरे वो जवानी के दहलीज पर कदम रखता है और ये लोग दोनों मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। मीन्स रोमान और रोमान की मामी, ये लोग दोनों प्यार कर बैठते हैं एक दूसरे से। यही थी शुरुआत नौशाद के इस बुरे अंजाम की। लेकिन तकरीबन 2 साल पहले गांव वालों में एक खबर उड़ती है कि रज़िया का चक्कर नौशाद के भांजे से चल रहा है। दरअसल नौशाद के पिता जो हैं वो थोड़े से बूढ़े हैं, तो वो बाहर के कमरे में ही ज़्यादातर रहते हैं। और चूंकि रुमान जो है वो घर का ही लड़का था, तो उनको इस तरह का कोई अंदाज़ा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन जब गांव वालों ने देखा कि ये लड़का दिन भर घर पे पड़ा रहता है, तो उनको शक होने लगा और धीरे धीरे उनका शक जो है वो यकीन में बदल गया। और फिर किसी तरह से उनका ये भांडा फूट ही गया और उनके चक्कर का सबको पता लग गया। और इस साल जब नौशाद घर पहुंचा तो उसने गाँव के कुछ लोगों को और रिश्तेदारों को इकट्ठा करके इस मामले पर बात की। तो इसमें उसकी बीवी के कैरेक्टर पर काफ़ी सारे सवाल उठे और इस तरह से उसकी काफ़ी बेइज्जती भी हुई। लेकिन नौशाद ने उसको ऑप्शन दिया कि या तो वो उसे छोड़ दे, तलाक ले ले, या फिर वो ढंग से रहे। तो रज़िया ने ढंग से रहने का वादा किया और फिर कुछ दिनों के बाद नौशाद वापस दुबई चला गया। इसके बाद रुमान का घर आना जाना तकरीबन बंद हो गया और सबको यकीन हो गया कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन सब कुछ ठीक बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अब रज़िया को अपनी बेइज्जती हर वक्त याद आने लगी और वो इससे बदला लेने का सोचने लगी। और वो उसको छोड़ना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि ऐसे लोगों को जायदाद भी चाहिए होती है। तो इस तरह से उसने प्लान बनाया कि अब वो लोग घर पर नहीं बल्कि बाहर मिला करेंगे ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन अब 6 महीने पहले से उसका भांजा फिर से घर आने लगा। लेकिन नौशाद को इसकी खबर होती है 2 महीने पहले, और उसने जब रज़िया से इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि तुम्हारी बहन ने फला चीज़ पका कर भेजी थी उसके हाथों, और कभी कुछ कहती तो कभी कुछ कहती। फिर जब उसके गाँव आने के दिन करीब आए तो तभी से उसने साजिश करना शुरू कर दिया था। और इस बार जब नौशाद दुबई से घर वापस आया
तो वो रिश्तेदारों के बीच घिरा रहता था, कभी इससे मिलना, कभी उससे मिलना, और कभी ये किसी के घर दावतों पे चला गया। तो इस तरह से उसके 2-3 दिन वैसे ही निकल गए। तो एक दिन रज़िया खफा हो जाती है नौशाद से और कहती है कि जब से आए हो रिश्तेदारों में घिरे हो। तो नौशाद घर पर रहने के लिए राज़ी हो गया और रज़िया ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए उसको कहा कि आज हम लोग घर पर ही पार्टी करते हैं। उसने काफ़ी कुछ पहले से ही रिसर्च कर रखा था, हालांकि वो थी तो जाहिल, लेकिन वीडियोस वगैरह देखकर उसने ये जानकारी तो हासिल कर ही ली थी कि अगर चेहरा बिगाड़ दिया जाए तो कातिल का पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी मिशन के तहत उसने नौशाद को पार्टी के नाम पर बहुत कुछ खिलाया पिलाया और उस खाने पीने की चीज़ों में उसने नशीली पदार्थ मिलाकर खिला दी थी, जिसकी वजह से नौशाद बेहोश हो जाते हैं। घर क्योंकि बड़ा था और नौशाद के पिता बाहर वाले कमरे में ही रहा करते थे और उसकी जो बेटी थी वो आज माँ के कमरे में सोई थी और नौशाद को उसने बाहर के एक बेडरूम में सुलाया हुआ। जैसे ही रज़िया को यकीन हो गया कि नौशाद बेहोश हो गया है तो वो रुमान को फ़ोन करके बुला लेती है। रुमान नौशाद का गला दबाकर उसको मार देते हैं। फिर दोनों मिलकर डंडों से उसके सर पर वार करते हैं, उसके चेहरे पर वार करते हैं और इतना ज़्यादा वार करते हैं कि उसका चेहरा बिल्कुल बिगड़ जाता है। अब जब उनको यकीन हो गया कि नौशाद की सांसें रुक चुकी हैं तो अब इन लोगों को बॉडी डंप करने के लिए ख्याल आता है। तो वो सूटकेस निकालती है, लेकिन सूटकेस थोड़ा छोटा था, पूरी बॉडी आती नहीं। तो इसके लिए रज़िया ने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया और बॉडी को 2 हिस्सों में बांट दिया। उफ, सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते। उसने अपर बॉडी पार्ट को एक बोरी में और लोअर बॉडी पार्ट को दूसरी बोरी में भरकर रख दिया और फिर सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। फिर रज़िया को याद आता है कि नौशाद उसके लिए एक बड़ा सा ट्रॉली बैग लेकर आया। नौशाद उसी बैग में बीवी बच्चों के लिए कपड़े और सारा सामान लेकर आया था। उसको क्या ही पता था कि इसी ट्रॉली बैग में उसके बॉडी को ठिकाने लगाया जाएगा। खैर, ये लोग नौशाद की बॉडी को उस बैग में भरते हैं और फिर पीछे के रास्ते से बुलेरो बुलवाते हैं। ये बुलेरो रुमान के दोस्त हिमांशु का था। फिर ये लोग बुलेरो में बैठकर उस बैग को 60 किलोमीटर दूर एक खाली प्लॉट में फेंक कर चले आते हैं। जिस गांव में ये लोग बैग फेंक कर आते हैं ना, उस गांव का नाम था पटखौली और दिन था शनिचर का। अब पटखौली गांव के रहने वाले जितेंद्र गिरी अपनी गेहूं की कटाई के लिए 20 अप्रैल सुबह 8 बजे खेत पर जाता है। तो क्या देखता है कि उसके खेत से लगे उसके पड़ोसी का खेत होता है। पड़ोसी का नाम था मदन जायसवाल। देखा कि उनके खेत में एक बड़ा सा ट्रॉली बैग पड़ा है। अब क्योंकि उनके खेतों में कटनी हो चुकी थी तो वो प्लॉट जो है वो खाली था और बैग जो है वो साफ दिख रहा था। जितेंद्र उस बैग को देखकर थोड़ा उसको ख़तरा सा महसूस होता है, तो उसने गड़बड़ को भांपते हुए 112 पर कॉल किया और इस बैग की जानकारी उसने पुलिस को दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और बैग के आसपास बैरिकेटिंग कर देती है ताकि सबूतों के साथ कुछ छेड़छाड़ ना हो सके। देखते ही देखते गांव वालों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है वो देखने के लिए कि आखिर इस बैग में है क्या। और जब बैग को खोला जाता है तो लोग दंग रह जाते हैं ये देख कर के उसमें एक लाश है जो 2 हिस्सों में बटी है, जिसका चेहरा पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था और उसको पहचानना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। और बॉडी देखकर लग रहा था जैसे उसकी एज जो है वो 27 से 28 के दरमियान है। शुरुआती जांच में पुलिस को कुछ समझ नहीं आता है क्योंकि चेहरा जो है वो पूरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था और पहचान करना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। तो इस तरह से आसपास के थानों में इन्फॉर्म किया गया कि कोई मिसिंग कंप्लेंट हो तो उसकी बेसिस पे जांच की जा सके। जांच के दौरान एसएसपी की नज़र जाती है ट्रॉली बैग के बार कोड पर। जब ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि लखनऊ एयरपोर्ट का है। तो वो फौरन ही एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करते हैं और बार कोड की जांच के बाद पूरी डिटेल आ जाती है सामने। इस डिटेल में नौशाद का नाम, उसके घर का पता, सब कुछ आ जाता है। पुलिस नौशाद के घर पहुंचती है और उसकी बीवी को बताती है कि इस तरीके से बैग वगैरह मिला है। तो रज़िया जो है वो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है, मानो उसको पहले से ही पता हो कि ये उसके ही पति की बॉडी। लेकिन पुलिस तो इस सिलसिले में गई थी कि कहीं उसके बैग का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है इस सारे मामले में। लेकिन जब पुलिस रज़िया का ये रवैया देखती है तो वो मशकूक हो जाती है और जब पुलिस घर की तलाशी की बात करती है तो वो और तेज़ रोना शुरू कर देती है।
उनका ध्यान भटकाने के लिए। लेकिन पुलिस तो खैर पुलिस ही होती है और वो अपना काम करना बखूबी जानती है। अब जब पुलिस घर की जांच करती है तो उनको कहीं कहीं खून के छींटे नज़र आते हैं और जिससे पुलिस को और भी शक हो जाता है। अब पुलिस की नज़र उस सूटकेस पर जाती है जिसका इस्तेमाल उन्होंने पहले करने की कोशिश की थी बॉडी को डालने के लिए, और इसमें भी खून का निशान मिला। अब पुलिस का शक गहरा हो गया। अब जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो रज़िया ने अपना सारा काला चिट्ठा खोला और उसने बताया कि जब से गांव भर में उसकी बेइज्जती हुई थी वो तब से ही बदला लेना चाहती थी और इससे तलाक भी लेना चाहती थी। ऑब्वियसली फिर दौलत हाथ से निकल जाती और अवैध संबंध भी बनाए रखना था। इन्हीं सब के चलते उसने इतना गहरा प्लान बनाया। वो चाहती तो तलाक लेकर रुमान के साथ ज़िंदगी गुजार सकती थी। नौशाद ने भी उसको खुला ऑप्शन दे रखा था, लेकिन उस औरत को सब कुछ चाहिए था, ऐशो आराम और रुमान के से संबंध भी चाहिए था। और इन सब के बीच बेचारा सीधा साधा नौशाद जो है वो पिस गया। रज़िया तो अपने मंसूबे में ऑलमोस्ट कामयाब हो ही चुकी थी, लेकिन उस बार कोड ने इसका सारा किया कराया ख़राब कर दिया। गांव वालों के मुताबिक नौशाद काफ़ी सीधा साधा और शरीफ लड़का था और काफ़ी ज़्यादा ही मेहनती था। मेहनती होने का तो सबूत उसने दे ही रखा था कि उसने अच्छा खासा घर बनवाया हुआ था, बीवी और बच्चे के लिए हर तरह की फैसिलिटी का उसने ध्यान रखा हुआ था। लेकिन उसको क्या ही पता था कि वो जो पैसे कमा रहा है उसी के मौत के लिए इस्तेमाल किया जाए। कुछ इसी तरह का मामला हमने देखा था मुस्कान और सौरभ के केस में। कहीं ना कहीं ये लॉन्ग डिस्टेंस भी कारण हो जाता है लोगों के बीच में नफ़रत का, या फिर यूँ कह ले कि फ़िज़िकल रिलेशंस वगैरह का। और इसमें बलि का बकरा बन जाते हैं वो सीधे साधे लोग जो आउट ऑफ कंट्री जाकर, लॉन्ग डिस्टेंस जाकर बीवी बच्चों के लिए मेहनत करके, कमाई करके घर भेजते हैं और उनके ख़िलाफ़ ये सारी साजिशें हो जाती हैं। इट्स सैड ना। तो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, शेयर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।